So now we move to diamond structure. Diamond structure is completely a FCC structure. Second point, it has a basis of two atom. Basis of two atom. Basis of two एटम्स. इसके अंदर जो फर्स्ट एटम है, देखो दोनों एटम इसके अंदर कार्बन एटम ही रहेंगे. जैसे इन केस ऑफ NaCl स्ट्रक्चर वहाँ पे बेसिस एक सोडियम एटम रहता था, एक क्लोरीन एटम रहता था. इन दिस केस वी हैव बेसिस ऑफ टू एटम, और दोनों ही एटम कौन से रहेंगे? कार्बन एटम रहेंगे. कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी रहती है? 4. तो ये जो एटम रहेंगे ये एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होंगे आपस में. बेसिस ऑफ टू एटम, जो फर्स्ट एटम होगा वो लोकेट होगा एट 0 0 0, एंड जो सेकेंड एटम होगा वो प्लेस होगा एट 1/4 1/4 एंड 1/4. थर्ड पॉइंट है, जो ईच कार्बन एटम हैज़ 4 नियरेस्ट नेबर विच ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ इट रेगुलर टेट्राहेड्रन. अभी देखिए एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. टोटल नंबर ऑफ एटम इन दिस सेल इज 8. देखिए कैसे रहेंगे. if it is a cube of side A side, तो जो फर्स्ट एटम है बेसिस ऑफ टू एटम, फर्स्ट एटम कम्प्लीटली FCC स्ट्रक्चर है, तो FCC के केस में एटम कॉर्नर पे रहेंगे, 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस. 6 फेसेस इफ आई कंसीडर 6, 1 2 3 4 on the back side and this is on front side. 6 faces. तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो चुके हैं? 8 into 1/8. दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉर्नर एंड 6 फेसेस कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 1/2 का. तो 1 + 3 = 4. 4 एटम आपने प्लेस कर दिए हैं, मीन्स 4 एटम ऑफ FCC स्ट्रक्चर. लेकिन अभी मैंने बताया इसके अंदर जो डायमंड स्ट्रक्चर है इसके अंदर कितने एटम रहते हैं? 8 एटम पर यूनिट सेल. तो जो दूसरे जो 4 एटम रह गए हैं उनकी लोकेशन कैसे बताओगे आप? फर्स्ट एटम इज़ लोकेटेड एट 1/4 1/4 एंड 1/4. जो आपके पास सेकेंड एटम, सेकेंड जो बेसिस है वो है जिस डिस्टेंस पे प्लेस होता है, दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ द लेटिस. 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ लेटिस. इफ़ आई एम कंसीडरिंग इट एट 0, देन 1/4 कहाँ रहेगा? इफ़ दिस इज लेंथ 1 यूनिट क्यूब है, लेंथ A, और यू कैन से इट इज़ 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी है आपके पास. तो ये अगर 1 है तो ये कितना रह जाएगा आपके पास? 0.5. ये कितना होगा आपके पास? 0.25. ये होगा आपके पास 0.75. तो जब आप यहाँ से कंसीडर करोगे कितना है? 0.25. मतलब 1/4 पार्ट यहाँ से. इफ़ दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ z एक्सिस, तो 1/4 जो ये वाला एटम है 1/4 1/4 एंड 1/4, तो ये कहाँ पे प्लेस होगा? ये अब देखो, ये 1/4 x एक्सिस को मूव किया. उसके बाद इफ़ दिस इज़ 0 to 1, this is 0.5, this is 0.25 and this is 0.75. Similarly here, if this is length of unit length, this is 0.5, distance 0.75 and 0.25. तो अब देखो x डिस्टेंस मूव किया 1/4, उसके बाद y डिस्टेंस x के बाद y, x के बाद दिस इज़ 1/4 1/4
1/4, इट इज़ समवेयर हेयर। तो जो आपके एटम की लोकेशन रहेगी वो कहाँ रहेगी, 1/4, और फिर वाई डिस्टेंस मूव करेगा 1/4, फिर ये जेड डिस्टेंस मूव करेगा 1/4, 1/4 एंड 1 जेड डिस्टेंस अंदर की तरफ मूव करेगा, ये कहीं यहाँ पे रहेगा। ये आपके पास है 1/4, 1/4। सिमिलरली फ्रॉम हेयर इफ़ यू आर कंसीडरिंग इट एट 0, 0, 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 1/4, क्योंकि आपको पता है जो 4 एटम रिमेनिंग 4 एटम है वो कहाँ पे प्लेस रहेंगे, उनका डिस्टेंस क्या रहेगा, उनकी लोकेशन क्या रहेगी। दिस इज़ इक्वल टू 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ द लैटिस। तो अगर मैं ये बॉडी डायगोनल कंसीडर कर रही हूँ, पहले मैंने ये बॉडी डायगोनल कंसीडर किया था, तो इस केस में क्या था, लोकेशन कितनी थी 1/4, 1/4 एंड 1/4। इफ़ आई एम कंसीडरिंग दिस डायगोनल, तो यहाँ से ये डिस्टेंस है 0.74, बट यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 1/4, ये हाफ रहेगा, यहाँ से कितना रह जाएगा 0.75। सिमिलरली जब आप यहाँ से मूव करवाओगे तो जो सेकंड एटम रहेगा, देखो लैटिस पॉइंट क्या क्या रहेंगे, 1/3/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4 एंड 3/4, 1/4, 3/4 एंड 3/4। ये आपके पास क्या रहेंगे, लैटिस पॉइंट रहेंगे दूसरे बेसिस ऑफ 2 एटम। जो फर्स्ट एटम है वो आपने प्लेस कर दिया है कॉर्नर पे 0, 0, 0 ऑल द कॉर्नर्स एंड द फेसिस। जो सेकंड एटम है वो आपने प्लेस करवाया है 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो जो ये लोकेशन है चारों एटम की वो आपने फर्स्ट एटम प्लेस किया है। सेकंड एटम है 3/4, 3/4 यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद 3/4 एक्स डिस्टेंस मूव किया 3/4, फिर वाई डिस्टेंस मूव किया 3/4। उसके बाद आपके पास है जेड डिस्टेंस कितना है 0.25, तो हल्का सा आप 0.25 की तरफ मूव कर जाएंगे, ये कहीं यहाँ पे एटम रहेगा 0.25। ये आपके पास फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम क्या है 3/4 एक्स एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस आपके पास 1/4 है, और 3/4 आपके पास है जेड एक्सिस। तो यहाँ पे कहीं 3/4 होगा आपके पास, तो कई एटम 3/4 एंड दिस इज़ 1/4, और कहीं कहीं जाके आपके पास ये एटम यहाँ पे आ जाएगा, ये 3/4, 1/4 एंड 3/4। सिमिलरली जो लास्ट एटम है 1/4, 3/4, 3/4, इसकी लोकेशन कहीं यहाँ पे रहेगी आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, अब जो ये एटम है इनको ज्वाइन करना है इनके नियरेस्ट नेबर से। इफ़ आई पिक दिस एटम, एटम नंबर 1, तो इसका जो नियरेस्ट नेबर रहेगा वो ये नहीं रहेगा, वो जो ये एटम है जो प्लेस्ड एट 0, 0, 0, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, कॉर्नर से ज्वाइन किया है। उसके बाद 3 फेसेस 1, 2 एंड 3। सिमिलरली जो यहाँ पे एटम है ये कि यहाँ पे कॉर्नर से हो जाएगा, एक कॉर्नर से होगा, और 3 रिमेनिंग जो 3 रह जाएंगे आपके पास वो किससे हो जाएंगे, फेसेस से 1, 2 एंड 3। सिमिलरली है एक कॉर्नर से हो गया है, एक आपका यहाँ हो गया है, एक आपका यहाँ हो गया है। अब ये देखो ये जो एटम है आपके पास ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, मींस ये आपके पास बैक फेसिस पे है, तो जो इसका नियरेस्ट नेबर रहेगा वो जो बैक साइड आपके पास बैक फेस पे आपके पास एटम है उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसके कितने हो गए नियरेस्ट नेबर 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली है इसको यहाँ अटैच करोगे, रिमेनिंग को फेसिस से आप अटैच कर दोगे, तो आपके पास ये बन गया है डायमंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर मैं अब यहाँ पे इस एटम को पिक करती हूँ यहाँ पे इसको, तो ये एटम देखो क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड से ये अटैच्ड है, तो ये जो एटम है सेंट्रल एटम कार्बन, इसके पास कितनी वैलेंसी होती है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अपना कंप्लीट सेल करने के लिए ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके साथ बॉन्ड बनाए कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्ट इसके साथ 2, 3 एंड 4, तो इसका क्या हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ ऐसी शेप का है,
कुछ ऐसा बना है जिसको आप क्या बोलोगे, एक शेप है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो आपके पास ये 4 यूनिट ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इनसाइड दिस डायमंड क्रिस्टल यूनिट शेल है। उसके बाद देखिए, अगर मैं इस बॉडी डायगोनल को कंसीडर कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस बॉडी डायगोनल को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये एटम कम्प्लीटली इनसाइड दिस यूनिट शेल है। तो 3 एटम कम्प्लीटली इनसाइड क्या है, इनसाइड द बॉडी, और जो 2 एटम हैं वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे एटम क्या रहेंगे, कॉर्नर पे एटम फुल एटम नहीं रहेंगे, कॉर्नर पे क्या रहेंगे, हाफ ऑफ एटम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपके पास जो रेडियस रहेगा वो 3 एटम का फुल रहेगा और 2 एटम का हाफ ऑफ रहेगा। लाइक वी हैव कैलकुलेटेड इट यस्टरडे। इससे अब क्या किया हुआ है, अगर क्योंकि एटम क्या रहता है, स्फेरिकल शेप का रहता है, अगर मैं रेडियस r कंसीडर कर रही हूँ इसकी, और 3 एटम है, कम्प्लीटली 3 एटम है, ऐसे कुछ एटम है, ये आधा एटम है, ये कुछ ऐसे है, तो ये कितना हो गया है, 2r 4r 6r एंड r यहाँ से। तो इनका तो कम्प्लीटली आप क्या कंसीडर करोगे, डायमीटर, तो इसका 2r गया, यहाँ से 2r, यहाँ से 2r, इसका r, तो यहाँ से कितना हो गया 8r। 8r इज इक्वल टू, इफ़ आई एम कंसीडरिंग इट लाइक, अगर ये डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना है, तो जैसे हमने कल FCC स्ट्रक्चर में या BCC स्ट्रक्चर में फाइंड आउट किया था, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस ट्रायंगल को क्या करूँगी, कंप्लीट करूँगी। मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया और इसको यहाँ से ज्वाइन, ऐसे ज्वाइन कर दिया। मैं इसको डार्क कर रही हूँ। तो अगर ये साइड A है आपके पास, ये साइड भी A है, तो यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अंडर द रूट 2a आ जाएगी यहाँ पे, ये अंडर रूट 2a है आपके पास। सॉरी, ये ट्रायंगल नहीं, ये ट्रायंगल कंसीडर करनी है आपने, ये मैंने गलत ज्वाइन की, ये ट्रायंगल अंडर रूट 2a, दिस एंगल, दिस साइड इज ऑल्सो a, तो यहाँ पे आपके पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो ये साइड कितनी आ जाएगी आपके पास, अंडर द रूट 3a। तो आपके पास जो डायगोनल साइड है वो आपने इन टर्म ऑफ रेडियस कैलकुलेट की है 8r, और जो आपके पास इन टर्म ऑफ यूनिट साइज़ है, यूनिट जो आपके पास यूनिट सेल साइज़ है वो a है, तो उस टर्म में अगर आप निकाल रहे हो तो वो है अंडर रूट 3a। तो यहाँ से जब आप r की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितनी है, रूट 3a। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जैसे आपने BCC स्ट्रक्चर में फाइंड आउट किया था, आपने क्या किया था, देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या बताया था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना क्लोजली और लूजली बाउंड है स्ट्रक्चर, जो एटम है कितना लूजली बाउंड है इनसाइड द यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम इनसाइड द यूनिट क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम, कितने एटम है इनसाइड, 8 एटम, जो 4 कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं 8 इंटू 1/8 प्लस जो 6 फेसिस पे थे वो, और जो 4 आइटम आपने जो रेगुलर टेट्राहेड्रन अपनी यूनिट बनाई है भी, 4 आइटम प्लेस किए हैं जिनकी जो लोकेशन है 1/4 1/4 1/4 है, वो 4 आइटम अलग से। तो टोटल कितना हो गया 8 आइटम। तो 8 आइटम इनसाइड द बॉडी है। अगर एक आइटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहेगा, देखो अगर ए आपके पास ए कितना हो जाएगा 8r डिवाइड बाई अंडर रूट 3, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहेगा, अगर क्यूब की साइड ए है तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा 8r डिवाइड बाई रूट 3, इसका क्यूब, जब इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास कितना परसेंट आएगा 34%। तो आपके पास जो डायमंड स्ट्रक्चर रहता है वो क्या है, लूजली बाउंड स्ट्रक्चर है जिसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 34%। उसके बाद आपके पास आता है ब्रैग्स लॉ।
देखो जो आपके पास आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, जो डायफ्रैक्शन अगर होता है फ्रॉम द क्रिस्टल प्लेन, जो क्रिस्टल प्लेन है वो मैंने कल भी बताए थे। क्रिस्टल प्लेन क्या होते हैं आपके पास, लैटिस प्लेन होंगे, लैटिस प्लेन। और लैटिस प्लेन पे क्या रहता है, लैटिस प्लेन पे आपके पास लैटिस रहेगा, लैटिस प्लेन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, लैटिस प्लस बेसिस। और लैटिस प्लेन क्या होता है, लैटिस प्लेन के ऊपर आपके पास एटम प्लेस्ड होते हैं। तो बेसिस जो आप बोलते हो, बेसिस एटम प्लेस्ड होते हैं। तो अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन से प्लेन्स आपको यहाँ शो कर रही हूँ, ये आपके पास प्लेन्स हैं, इन प्लेन्स पे क्या आपके पास एटम्स प्लेस्ड हैं, एटम आपके पास प्लेस्ड हैं इन रेगुलर मैनर। तो जैसे ही आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे फोल्ड करोगे, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आपने फोल्ड की है, मान लिया आपने फोल्ड की मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे, तो ये इस एटम ने क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया है, रिफ्लेक्ट बैक होगी यहाँ से। तो आपके पास इंसिडेंट ये रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है। सिमिलरली सेकेंड रे आपके पास आई है, वो यहाँ से कुछ इस एटम के ऊपर फॉल हुई है और यहाँ से कुछ ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है। सेकंड वेव, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है। ये आपके पास फर्स्ट प्लेन से डिफ्रैक्ट हो गया, ये सेकंड प्लेन से आपके पास रिफ्लेक्शन हो चुकी है। तो इस केस में आप देखो क्या करोगे, अगर जो वेव है, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव रिफ्लेक्टेड वेव, अगर ये दोनों वेव इन सेम फेज है तो आपके पास कैसा इंटरफेरेंस रहेगा, कंस्ट्रक्टिव, अदरवाइज इट विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आपके पास डायफ्रैक्शन पैटर्न अकर हो जाएगा इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो जो सेकंड वेव है उसने कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है, वो पाथ कितना है, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये हमने कल कैलकुलेट किया था। ये डिस्टेंस जो दो प्लेन है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। देखो जब भी डायफ्रैक्शन अगर होगा तो जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जो डी है उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जो आपके पास लाइट है उसकी वेवलेंथ के इक्विवेलेंट। मतलब डायफ्रैक्शन कब अकर होगा, डायफ्रैक्शन will occur और डायफ्रैक्शन पैटर्न विल बी obtained ओनली इफ़ जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, जो आपने लाइट फॉल करवाई है वो वाली वेवलेंथ आपके पास लैम्डा है, अगर वो वेवलेंथ नियरली इक्वल है डी के। डी क्या है आपके पास, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है वो डी है। तो एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर किया है इसने, इतना पाथ एक्स्ट्रा कवर किया है। अगर मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ ओ, यहाँ पे एन है, ये एम है और ये आपके पास P है, तो आपने डिस्टेंस निकालना है एम एन एंड एन पी जो इसने एक्स्ट्रा कवर किया। तो वो आप कैसे निकालोगे, देखो अगर ये एंगल इसने लैम्डा है, ये सॉरी ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा एंड ये एंगल विल बी थीटा। और ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये कितना है 90 डिग्री का एंगल। तो अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ ओ एम एन, इन ट्रायंगल ओ एम एन के अंदर जो आपके पास ओ एम डिवाइड बाय ओ एन, जो आपके पास ओ एम एंगल कहाँ प्लेस है, बेस क्या है इसका ओ एम, सॉरी वी हैव टू कैलकुलेट दिस साइड एम एन, तो एम एन डिवाइड बाय ओ एन, ये आपके पास क्या रहेगा साइन थीटा, क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा पाथ है वो आपने काउंट करना है, जो है एम एन प्लस एन पी। तो एम एन कैसे फाइंड आउट करोगे आप, एम एन डिवाइड बाय ओ पी। इस ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो एम एन कितना है आपके पास, एम एन तो आपने कैलकुलेट करना है, ओ एन कितना है जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, जो आप डिनोट करते हो ये वाला डिस्टेंस डी से। तो एम एन डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एम एन कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। सिमिलरली जब आप एन पी निकालोगे यूजिंग द सेम मेथड, तो वो भी कितना होगा, डी साइन थीटा। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 2d साइन थीटा। अगर आपके पास आपने पढ़ा होगा जब भी जो पाथ डिफरेंस है इंटीग्रल मल्टीपल है
ऑफ लैम्डा, तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, अदरवाइज इट विल बी डिस्ट्रक्टिव। तो 2d साइन थीटा इफ़ इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन लैम्डा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग एटम है वो कौन से एटम है, जो क्रिस्टल के एटम है जो लेटिस प्लेन के ऊपर प्लेस्ड है। तो वो क्या करेंगे, जो भी बीम, जो भी रेडिएशन आप एंटर करवा रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं, उसको क्या कर देंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी वो। और जब वो दो वेव सेम फेज के अंदर रहेंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्शन पैटर्न। तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये आपके पास क्या है, ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, और यू कैन से ब्रैग्स कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन। तो जो आपके पास क्या है, ब्रैग्स कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा।